द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदला है। एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का एक पूरा नजरिया पेश करने का दावा करती है। और आज हमारी बातचीत का बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई वर्तमान में जीने और अपने मन से दूरी बनाने का टॉले का जो फलसफा है वो हमारे दुखों से आज़ादी का एक गहरा और प्रैक्टिकल रास्ता है, या फिर ये इंसान के मन की गहराइयों को, हमारे अतीत की अहमियत और हमारे विचारों के रोल को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। बिल्कुल, मैं इस तरफ से बात करूंगी कि ये नज़रिया हम में से हर किसी को अंदरूनी शांति और एक तरह की आज़ादी पाने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका देता है, जिसे हम अभी इसी पल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा तर्क ये रहेगा कि सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी अपनी कहानी के उस ज़रूरी ताने बाने को नज़रअंदाज कर देती हैं जिनसे मिलकर हमारी पहचान बनती है। तो ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। टॉले की जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि इंसानी तकलीफ की जड़ हमारे अपने मन के साथ हमारा जुड़ाव है। हम लगातार सोचने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और यही बिना रुके चलने वाले विचार एक झूठा मैं बना देते हैं। अहंकार जिसे वो कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसे टॉले अहंकार या ईगो कहते हैं। ये अहंकार या तो गुजरे हुए कल की यादों में जीता है या आने वाले कल की चिंताओं में, और नतीजा डर, बेचैनी और कभी न खत्म होने वाली एक कमी का एहसास। इसका हल है वर्तमान की शक्ति को समझना। जब हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना इस पल में ले आते हैं तो हम मन की पकड़ से छूट जाते हैं। इसका मतलब विचारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि विचारों से ऊपर उठना है। मन एक बेहतरीन औजार है, पर हम उसके मालिक बनने के बजाय उसके गुलाम बन गए हैं। और टॉले की अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो गहरे डिप्रेशन से निकलकर सिर्फ वर्तमान में रहने की वजह से पूरी तरह बदल गई। देखिए, मैं मानता हूं कि माइंडफुलनेस या वर्तमान में ज्यादा जागरूक रहना फायदेमंद है, पर टॉले जिस तरह से मन को एक बीमारी और अतीत को एक वहम कहते हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत ही खतरनाक सिंप्लीफिकेशन है। देखिए, हमारा मन ही तो है जहां से रचनात्मकता, नई सोच और भविष्य की योजनाएं जन्म लेती हैं। इसे पूरी तरह से खारिज कर देना हमारी इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी को कम आंकना है। और टॉले कहते हैं कि हमें नकारात्मकता छोड़ देनी चाहिए, लेकिन गुस्सा, दुख या डर जैसी भावनाएं अक्सर असली हालात पर हमारी स्वाभाविक और जरूरी प्रतिक्रिया होती हैं। उन्हें सिर्फ मन की उपज कह के टाल देना खतरनाक हो सकता है। ये एक तरह से अपनी ही भावनाओं को दबाना हुआ। आपकी बात में दम है, पर क्या हम इसे एक और नजरिए से देख सकते हैं? टॉले ये नहीं कहते कि मन को फेंक दो। वो कहते हैं कि ज्यादातर सोच दोहराव वाली और बेकार होती है, जो बस हमारी ऊर्जा खाती है। उन्होंने महान वैज्ञानिकों और कलाकारों का उदाहरण दिया है, जिनके सबसे बेहतरीन आइडियाज तब नहीं आए जब वो बहुत सोच रहे थे, बल्कि तब आए जब उनका मन शांत था। इसे विचारक को देखना कहते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझाइए। ये देखना असल में है क्या? सोचिए, आप सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियां गुजर रही हैं। वो गाड़ियां आपके विचार हैं, एक के बाद एक आती जाती रहती हैं। अब आप गाड़ी बनकर सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं और ना ही हर गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस किनारे खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। एक विचार आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया। बस यही है विचारों का गवाह बनना। आपको यह एहसास होता है कि आप वो ट्रैफिक नहीं है, आप वो हैं जो ट्रैफिक को देख रहा है। जैसे ही आपको यह एहसास होता है, विचारों की आप पर पकड़ कमजोर हो जाती है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। विचारक को देखना भी तो अपने आप में एक दिमागी काम ही है। आप मन का इस्तेमाल कर रहे हैं मन को देखने के लिए। इससे एक अंदरूनी लड़ाई शुरू हो सकती है, जहां हम लगातार खुद को जज करते रहते हैं कि क्या मैं अभी वर्तमान में हूं या अरे मैं फिर से सोचने लगा। और मन सिर्फ एक जिंदा रहने की मशीन नहीं है, जैसा टाले कहते हैं। ये वो जगह है जहां हमदर्दी, तर्क और सही गलत की समझ पैदा होती है। इसे एक दुश्मन की तरह देखना फायदेमंद कैसे हो सकता है? आप सही कह रही हैं कि इसे दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, और टॉले का दर्शन भी यही कहता है। उनके अनुसार समस्या मन नहीं, बल्कि मन से हमारी पहचान है। और ये पहचान सिर्फ विचारों के स्तर पर नहीं है, ये हमारी भावनाओं से भी बहुत गहराई से जुड़ी है।
और यहीं से जुड़ा उनका एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है जो हमारे भावनात्मक दर्द से ताल्लुक रखता है, पेन बॉडी। हाँ, पेन बॉडी ये टॉले के सबसे चर्चित विचारों में से एक है। टॉले एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखते हैं। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना कि बाद में आपको खुद हैरानी हुई? टॉले कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी उस पल की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आपके अंदर जमा हुआ पुराना दर्द है जो जाग गया है। ये एक तरह का भावनात्मक परजीवी है जो ड्रामा और दुख पर पलता है। यही पेन बॉडी है। ये जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो गुस्सा पूरी तरह से आप नहीं है। जब आप इस दर्द को बस महसूस करते हैं, बिना कोई कहानी बनाए, तो ये धीरे धीरे घुलने लगता है। ये दबाना नहीं है, ये बदलना है। बहुत ज़्यादा सरल है, जिसने कोई गहरा सदमा झेला हो। सिर्फ देखने से दर्द हमेशा दूर नहीं होता। किसी बड़े ट्रॉमा के लिए अक्सर थेरेपी, सालों की समझ और सहारे की ज़रूरत होती है। ये विचार कि आप अपने दर्द को चेतना के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों की तकलीफ का मजाक उड़ाने जैसा है जिनकी भावनाएं उन पर इतनी हावी हैं कि उन्हें संभालने के लिए बाहरी मदद की सख्त ज़रूरत है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल बाईपासिंग है, जहां आप असल समस्याओं का सामना करने के बजाय आध्यात्मिकता की आड़ ले लेते हैं। यह एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आप किस तरह के हालात में से खासतौर पर खतरनाक मानती हैं? मैं उन हालात की बात कर रहा हूं जहां कोई इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या पीटीएसडी से गुजर रहा हो। ऐसे में ये कहना कि बस अपने दर्द को देखो न सिर्फ बेअसर है बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। ये उस इंसान को ये महसूस करा सकता है कि अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो ये उसकी अपनी आध्यात्मिक नाकामी है। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझती हूँ, और शायद यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि टोले की शिक्षाएं रोज़मर्रा की चिंता, तनाव और उस भावनात्मक बोझ के लिए हैं जो हम सब इकट्ठा करते रहते हैं, न कि गंभीर क्लिनिकल मामलों के लिए। इसे पेशेवर मदद का विकल्प नहीं, बल्कि एक पूरक अभ्यास के तौर पर देखना चाहिए। और ये हमें उस अगले मुद्दे पर लाता है कि हम बाहरी दुनिया के हालात से कैसे निपटते हैं। टॉले कहते हैं कि वर्तमान पल में कभी कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ हालात होते हैं जिनसे निपटना होता है। जब हम जो है उसका विरोध करना बंद कर देते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें अंदरूनी शांति मिलती है। नहीं, यहीं पर मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है। जो है उसे स्वीकार करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर अगर जो है वो अन्यायपूर्ण या असहनीय हो तो अगर आपका बॉस आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे या आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? तो क्या एक गुलाम को अपनी गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी? ये फलसफा सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों को निष्क्रिय बना सकता है। दुनिया में तरक्की इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने जो है उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बदलने के लिए संघर्ष किया। लक्ष्य बनाना, भविष्य की योजना बनाना और अतीत से सीखना, ये सब इंसानी तरक्की के लिए जरूरी है। टॉले इन सब चीजों को मनोवैज्ञानिक समय का वहम कहकर खारिज कर देते हैं। देखिए, यहीं पर ज्यादातर लोग टॉले को गलत समझते हैं। ये निष्क्रियता नहीं है। टॉले का सूत्र है, स्वीकार करो फिर काम करो। एक्सेप्ट देन एक्ट। स्वीकृति का मतलब, इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उस स्थिति से लड़ने में बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जब आप शांत मन से स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप जो भी कदम उठाते हैं वो ज्यादा असरदार होता है। वो गुस्से या डर की प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि एक गहरी शांत जगह से आता है। सोचिए, किसी इमरजेंसी में क्या होता है। आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और एक गहरी सहज बुद्धि काम करने लगती है। स्वीकृति आपको शक्तिहीन नहीं, बल्कि शक्तिशाली बनाती है। लेकिन ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है। असल दुनिया में बदलाव के लिए जुनून और कभी-कभी गुस्से की भी जरूरत होती है। इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े सामाजिक बदलाव असंतोष और प्रतिरोध से ही आए हैं, न कि शांत स्वीकारती से। अगर हर कोई जो है उसे स्वीकार कर लेता, तो हम आज भी वहीं होते जहां सदियों पहले थे। ये दर्शन व्यक्तिगत शांति के लिए शायद काम करे, लेकिन सामूहिक प्रगति के लिए ये एक रुकावट बन सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। असरदार काम हमेशा शांत मन से ही होता है, और ये बात हमारे रिश्तों पर भी उतनी ही लागू होती है।
टोले का तर्क है कि ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे अहंकार की जरूरतों पर टिके होते हैं। मुझे तुमसे क्या मिल सकता है। लेकिन जब हम अपने साथी को बदलने की कोशिश किए बिना उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और रिश्ते में जागरूकता लाते हैं, तो वो रिश्ता एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास या साधना बन जाता है। टोले कहते हैं कि रिश्ते आपको खुश करने के लिए नहीं है, वे आपको जागरूक बनाने के लिए हैं। ये फिर से एक ऐसी बात है जो सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, पर असल जिंदगी में अव्यावहारिक है। ये रिश्ते की सारी जिम्मेदारी एक इंसान पर डाल देता है। अगर आपका साथी जागरूक नहीं है या आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो क्या आप उसे भी स्वीकार करते रहेंगे? टोले का सुझाव है कि ऐसी स्थिति में रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। ये असल दुनिया के रिश्तों की जटिलताओं को नजरअंदाज करता है, जिसमें बातचीत, समझौता, सीमाएं तय करना और साथ मिलकर आगे बढ़ना शामिल है। ये एक ऐसा आदर्शवादी पैमाना बना देता है जिसे निभाना लगभग नामुमकिन है। शायद इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरा बर्ताव सहें। इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आप स्थिति को स्वीकार करती हैं और फिर एक जागरूक फैसला लेती हैं, चाहे वो सीमाएं तय करना हो या रिश्ते से बाहर निकलना हो। फैसला प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूकता से आता है। तो कुल मिला के मेरी बात यह है कि द पावर ऑफ नाउ हमें अपनी पहचान को मन और समय के जाल से निकालकर होने के गहरे एहसास में जीने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। ये दुख को खत्म करने और ये महसूस करने के बारे में है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। ये सोच में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में एक बुनियादी बदलाव है। और मेरा नजरिया आखिर में यही है कि जहां ये किताब हमें वर्तमान में ज्यादा जीने के लिए एक जरूरी याद दिलाती है, वहीं इसकी शिक्षाएं अक्सर असल जिंदगी में काम नहीं करती और इंसान होने के जरूरी पहलुओं को नकारती हैं। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने अतीत से सीखने और एक बेहतर भविष्य बनाने की अपनी क्षमता खो सकते हैं। हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिए की जरूरत है, जो मन और आत्मा दोनों को साथ लेकर चले, न कि एक को दूसरे के लिए खारिज कर दे। ये साफ है कि एकहार्ट टोले का काम हमें अपने अंदर की दुनिया और हमारी तकलीफों की जड़ों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। चाहे हम इसे आज़ादी का सीधा रास्ता माने या एक बहुत ही सरल बना दिया गया फलसफा, ये हमें अपने जीने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए तो उकसाता ही है। बिल्कुल। और इन अलग अलग नजरियों पर विचार करने का फायदा इसी में है कि हम इस सामग्री को और गहराई से खंगालें, ताकि हर कोई अपने लिए सच को समझ सके। मुद्दा ये नहीं है कि टॉली सही है या गलत, मुद्दा ये है कि उनके विचार हमें अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने में कितनी मदद करते हैं।